नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र। अब देखो अफवाह क्या है, सबसे पहले ये समझना है। अफवाह क्या है, सीधी सीधी देखो अपने दिमाग में, मतलब अफवाह कहते हैं ड्रेनेज लिखा हुआ आता है इंग्लिश में सिलेबस, ठीक है। इंग्लिश अब मेरे भी पल्ले कम ही पड़े तो मैं बस हिंदी ट्रांसलेट कर दे क्या करूं कि हिंदी मीडियम का रहा हुआ हूं। तो अफवाह क्या है, अफवाह दिमाग में आती कहीं ना कहीं नदी दिमाग में आती है। तो सिर्फ एक नदी तो है नहीं, अफवाह तंत्र। अब तंत्र कह दिया तो यानी बहुत सारी चीजें हो गई। अफवाह तंत्र है तो उसके अंदर कुछ वाहिकाएं मिलेगी, वितरिकाएं मिलेगी, छोटी नदियां मिलेगी, सहायक नदियां मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलकर फिर वो अफवाह पूरा तंत्र बनता है, यानी कि एक जाल बनता है। और यही अफवाह तंत्र है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि अफवाह तंत्र क्या है, आप लोगों को नहीं पूछा जाता, कॉलेज स्कूल वगैरह उनमें पूछा जाएगा, तो ये नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि ये अफवाह तंत्र है, ठीक है। अब यदि भारत के अफवाह की बात करते हैं तो भारत के अफवाह को दो भागों में बांट दिया है, ऐसे ऊपर का और दक्षिण का। ये समझ लो, ऊपर का जो अफवाह है अपन ने पढ़ा है हिमालय पर्वत श्रेणी। अब नदियां कहां से आएगी, नदियां जमीन से निकल के तो आएगी नहीं, कहीं ना कहीं पहाड़ों से आएगी, ठीक है ना। तो नदियां यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो या तो वहां से आने वाली है नदियां, या फिर अपन ने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार भी ऊंचा उठा हुआ है और दक्षिण भारत के पर्वतमाला है तो यहां वहां से आएगी नदियां, ठीक है। तो एक तो आ गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है, और एक आ गई अपने हिमालयी वाली नदियां। तो ये दो भागों में बटा हुआ है, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं अपन स्लाइड पे, एक एक चीज को। यदि आज अपन गंगा नदी का अफवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, यदि आपने बिल्कुल ढंग से क्लास देख ली ना, तो आप जितना कठिन अभी तक अफवाह तंत्र को, नदियों को समझते थे, उतना ही आसान हो जाने वाला है। प्रश्न कैसे बनेंगे, किस तरीके से याद करने हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। कहां कहां से प्रश्न बनते हैं वो सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, और जब भी क्लास देखते हो साथियों, जब भी क्लास देखते हो, आपके पास में पेन और कॉपी होनी ही चाहिए, चाहे फेयर में लिखो चाहे रफ में लिखो। लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी भी होती है जो मैं यहां पे नहीं लिख पाता हूं, आलस कर देता हूं थोड़ा सा, लेकिन बोल के बता देता हूं, तो वो भी काफी सारी चीजें आपके काम की हो सकती है। तो जब भी लिखते हो वीडियो को पॉज करके वापस लिख सकते हो, वापस से प्ले कर देना, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक है। चलिए साथियों, उद्गम की दृष्टि से यदि देखा जाए, उद्गम की दृष्टि से साथियों देखते हैं तो भारतीय अफवाह को दो भागों में बता दिया आपको, एक तो हिमालय वाली और एक प्रायद्वीपीय। तो नंबर एक तो आ जाती है साथियों आपके हिमालयी अफवाह तंत्र, ठीक है, और नंबर दो आ जाती है आपके प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, ठीक है। अब देखो हिमालयी अफवाह तंत्र के अंदर देखोगे साथियों, बड़ी बड़ी नदियां पढ़नी है आपको, खास बड़ी बड़ी नदियां पढ़ोगे ना, ये तीन तंत्र है, इन तीन तंत्र के अंदर लगभग सारी नदियां कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें से आ जाएगा एक तो सिंधु का अफवाह तंत्र, ठीक है, दूसरा आ जाएगा गंगा नदी का अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा भी है, और ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र भी आके लास्ट में गंगा में ही मिलती है, लेकिन गंगा नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है भारत की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन नदियां पढ़नी है और ये तीन तंत्र पढ़ने हैं अपन को। प्रायद्वीपीय के अंदर आपके अलग अलग नदियां चलेगी, क्योंकि यहाँ की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ज्यादा लंबी और बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है इसके मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे महानदी, अच्छा महानदी अलग है और महानंदा अलग है, ठीक है ना। महानंदा तो दार्जिलिंग से आने वाली नदी है जो गंगा के अंदर मिलती है, और महानदी प्रायद्वीपीय भारत की है। तो ये मतलब आपको अंतर पता होना चाहिए, एक जैसे नाम होते हैं, ठीक है। तो महानदी और स्वर्ण रेखा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। अब जब कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता है कि नर्मदा, गोदावरी वगैरह दक्षिण भारत में है, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसका मतलब ये समझ लो कि बहुत लंबा अभी आपको सफर तय करना है, ठीक है। अब साथियों जल विसर्जन की दृष्टि से देखते हैं। जल विसर्जन मतलब जहां पे जाकर समुद्र में मिलेगी। तो भारत की यदि समुद्री सीमा देखा जाए तो हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर भी दो भागों में बटा हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अरब सागर हमेशा मैं आपको ए और बी से बताता हूं, जिस तरफ ए लिखते हैं उधर अरब सागर, जिस तरफ बी लिखते हैं उधर बंगाल की खाड़ी। तो यहां पे यदि देखा जाए साथियों, अरब सागरीय विसर्जन की दृष्टि से देखा जाए तो अरब सागरीय अफवाह की नदियां कम है। जो अरब सागरीय अफवाह है साथियों वो 23% है आपके, कितना है 23%। और ज्यादा अफवाह के क्षेत्र से बड़ी दृष्टि से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 77% इसका भाग रहता है। अब जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र, इतनी बड़ी बड़ी नदियां
सीधा अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। तो दिखती बात है कि इसका अपवाह तंत्र बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आ गई आपके बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और ये सामान्य प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊपरी तौर पर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। रीट में कई विद्यार्थियों ने, अभी जो रीट हो गई थी हालांकि उसको रद्द कर दी, उसमें बड़े बड़े विद्यार्थियों ने, मतलब महारथियों ने, सूरमाओं ने गलतियां की थी, क्योंकि ऊपर के प्रश्न तो ध्यान ही नहीं दिए इतने, बिल्कुल ए तो आवे यूं कर दिया और गहराई में गोते लगाते गए। गहराई में तब तक नहीं जाना है जब तक आपको ऊपरी जानकारी नहीं हो। तो ऊपर की जानकारी पूरी हो गई है, उसके बाद में आप कितने गहरे गोते लगा दो, कहीं आपके समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये साथियों ध्यान रखना। अब यही चीज मैंने यहां पे वापस आपके थोड़ा व्यवस्थित फॉर्मेट में बता रखा है। भारत की नदियां हो गया, नंबर 1 हिमालय और नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है ना, नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत। अब हिमालय के अंदर सिंधु नदी होगी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और यहाँ मध्य भारत और दक्षिण भारत वाली नदियां आ गई, जिसके अंदर कृष्णा, कावेरी, ये सारी आपके आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके थोड़ी सी अच्छी दिखेगी, इसलिए देखो दिखना भी तो अच्छा चाहिए है। अब विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है, इतने लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी जरूरी है। पहला तो दावे जो ही हाल जा तो ठीक है, घर में तो मतलब यूं है ना, अब जैसे घर में तो मतलब कैसे भी चड्डे टी शर्ट में बैठ जाओ तो कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन बाहर जाओ बाजार में तो सब जना पहचाने, पजामा वजामा व्यवस्थित पैर जाना पड़े। ठीक है ना, वही चीज है कि थोड़ा सा दिखे भी व्यवस्थित तो अच्छा लगता है। चलिए, हिमालय नदियां। अब साथियों जो है अपन पढ़ रहे हैं अंतर। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं अंतर। अब देखो, हिमालय नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर है, ये प्रश्न कैसे बनता है? ये प्रश्न बनेगा आपके कथन कारण वाले जो प्रश्न बनते हैं वो, असंगत वाले जो प्रश्न बनते हैं वो, मतलब कंसेप्चुअल जो प्रश्न बनते हैं वो यहां से बनेंगे कि हिमालय भारत और इसमें अंतर क्या क्या है। मान लो ऐसे देते हैं कि निम्न में से कौन सा हिमालय भारत के अपवाह तंत्र की पहचान नहीं है। इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं, इस स्तरीय प्रश्न, वो यहां से बन सकते हैं। तो अच्छी तरीके से समझते हैं। हिमालय की नदियां देखो कैसी होती है, सदा नीरा यानी नित्यवाही नदियां होती है। सदा नीरा यानी सदैव बहने वाली। अब हिमालय की सदैव क्यों बहेगी, उसका कारण भी है। और यहाँ की सदा नीरा नहीं होती है, यहाँ की होती है ऋतुनिष्ठ। ठीक है ना, यानी ऋतु के ऊपर आधारित होती है, मौसम पे, वर्षा पे आधारित, सीधा तरीके से कह सकते हो। यहाँ की क्यों सदा नीरा होती है, क्योंकि एक तो देखो हिमालय, हिम का आलय यानी बर्फ जो है वो जमी रहती है, धीरे 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 बर्फ पिघलती है गर्मी पड़ने पर, तो पानी बनके वो चलता रहता है। सीधा सट कारण यही है, बाकी ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो वर्षा और हिमखंडों पर आधारित नदियां होती है, दोनों तरीके चलती है। यहाँ केवल वर्षा आधारित होती है। अब बरसात हुई जिते चाली, बरसात कौन हुआ तो कटू चाली, टन गोपाल। तो बारिश पर आधारित नदियां होती है प्रायद्वीपीय भारत की, क्योंकि वहां कोई बर्फ से जमे हुए पहाड़ नहीं है, और यहाँ बर्फ से जमे हुए, बर्फ पिघलती रहती है, नदियां चलती रहती है। ठीक है, यहाँ की जो साथियों द्रोणियां हैं वो विशाल द्रोणियां हैं, इसकी अपेक्षा यहाँ की जो द्रोणियां हैं वो छोटी द्रोणियां होती है। ठीक है, ये भी एक बड़ा अंतर है। यहाँ की नदियां तीव्र अपर्दन करती है और यहाँ की नदियां मंद अपर्दन करती है। कारण क्या है? तीव्र अपर्दन इसलिए करती है क्योंकि ऊंचाई से आती है, तो वेग तेज होता है, और ये तीव्र अपर्दन करती है। यहाँ पे वेग तेज नहीं होता, तो मंद अपर्दन, धीमे अपर्दन होता है। यहाँ पे ऊंचाई से आती है, तेजी से आती है, तो गहरी घाटियां बनाती है, यानी महाखड्ड, बड़े बड़े गार्ड्स बनाती है। ठीक है ना, क्योंकि वही कारण है, ऊंचाई से आने पर भी स्पीड से। अब देखो पर बारिश आवे जब छत माथे पानी भर जाए, दगदो छूटे, यानी पानी जो नाले पे से गिरता है छत पे से, अब वो जितना मतलब ऊंचाई से होगा उतना ही खड्डा बनाएगा जोर से, और एक पास से गिरेगा तो नहीं बनाएगा। बस ये सीधा सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो ये गहरे गाज बनाती है, ये गहरे गाज नहीं बनाती, उतली होती है, आधार तल प्राप्त घाटियां होती है। यहाँ की जो घाटियां होती है वो आधार तल प्राप्त होती है। यहाँ जो नदियां होती है वो मोड़दार मार्ग बनाती है, विसर्प का निर्माण करती है। ठीक है, मोड़दार मार्ग बनाती है, विसर्प का निर्माण करती है। ये बेचारी सीधी और रेखी होती है। ठीक है, अरे तो हत्र 5 बातें आवे कौन, सीधी सीधी और रेखी होती है प्रायद्वीपीय भारत की, और ए देखो यानी विसर्प का निर्माण करे, मोड़दार मार्ग बनावे, नुकसान भी घणो करे। ठीक है ना, एक तो कोई चीज है वो सीधी सीधी चल रही है, अपन को पता है कि इस ट्रैक पे ही चलेगी, एक वो सीधी सीधी चलती चलती कब ऐसे आएगी कब ऐसे जाएगी, तो पता नहीं चलता। मोड़दार होने के कारण ही यहाँ पे जैसे आपके
दामोदर बंगाल का शोक, कोसी बिहार का शोक, ये सब शोक किस लिए, क्यों मोड़दा रहे हैं, घुस जाती है गांवों के अंदर, तो इसलिए इनको इनका शोक कहा जाता है, नुकसान करती है, ठीक है ना। तो यहां से बहुत सारी चीजें निकलती है साथियों। ये जो है वी आकृति की घाटियां बनाती है, कैसी बनाती है, वी आकृति की, कारण वही है ऊंचाई वाला, ठीक है। यहां पे ये बनाएगी यू आकृति की, यानी कि उथली, ठीक है उथली आकृति की बनाती है। यहां ऊंचे जलप्रपात होते हैं और यहां छोटे जलप्रपात होते हैं। लगभग लगभग मैंने आपको काफी सारे अंतर बता दिए हैं, इतने भी याद रह जाए, इतने भी, मतलब ये समझने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ कहीं भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है और रट्टा मारना भी नहीं है, ठीक है। रट्टा मार लिया, अब मैंने देखे हैं ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो, मतलब मान लो कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको यदि ये एक लाइन लिखी हुई है तो वो इसको ऐसे रट्टा मारते हैं, ये नदियां सदा निरा होती है, ये नित्यवाही होती है, ये सदा निरा होती है, नित्यवाही होती है, सदा निरा होती है, नित्यवाही। अरे यार आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कि आप मतलब पहाड़ यार रट रहे हो, मतलब 5वीं 6ठी के स्टूडेंट की तरह? ये कौन सा तरीका हो गया, आप उसको समझो। मैं हकीकत कह रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट देखे हैं मैंने। अब बताइए आपकी वो कैसे कंपटीशन निकालेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी के आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बनेंगे कि ये आर्थिक समृद्धि करवाएंगे किसी न किसी के। कोर्स घड़ाई ले ली है, टेस्ट सीधा घड़ी ज्वाइन कर ली, किताबा घड़ी ले ली, बाकी बैक ज्ञान, सिलेक्शन ज्ञान में, सिलेक्शन ऐसे थोड़ी होता है, सिलेक्शन समझने से होता है, आपको आत्मनिर्भर बनने से सिलेक्शन होता है। मैं तो यही कहता हूं, कोचिंग है चाहे शिक्षक है, सबका योगदान मात्र 5%। मेरा योगदान 5 ही मत मानो, आप 4 ही मानना, ठीक है। 96% आपकी मेहनत है। क्यों क्यों ऐसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि हकीकत बात है ये। आप ही मेहनत नहीं करोगे, मैं तो दुनिया भर का मैटर आपको दे दूंगा, आप खुद ही मेहनत नहीं करोगे और फिर कहोगे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो गुरुजी कहीं हेला मारे, गुरुजी रोए, कोई कौन रोए, ठीक है। तो ये मेहनत तो आपको करनी है, तरीका हम बता सकते हैं, और ये तरीका देखो यही है, इस रटंत प्रणाली को छोड़ देना, ठीक है। चलिए ये चीजें आपके, ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई। हाँ, अब आ जाते हैं अपन गंगा नदी पर। गंगा नाम लेते ही पवित्रता का एहसास होता है। गंगा नदी के जल की एक खासियत है साथियों, इसके जल में मतलब आप वहां से लाकर बोतल में रख दो, 2 साल 4 साल भी रखोगे, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे अंदर। ये होती है पवित्रता। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई सिर्फ नदी मानता है, कोई मैया मानता है, ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है। चलिए अब गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ ये देखते हैं, उद्गम देखते हैं और पूरा तंत्र को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। एक बार समझ लिया ना, मैं कह रहा हूं आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गंगा नदी का उद्गम साथियों केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है, गंगोत्री से निकलने वाली नदी भागीरथी, ठीक है, और सतोपंथ से निकलने वाली नदी अलकनंदा। अब देखो ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, अलक बाबा के नाम है, अलक बाबा, ठीक है, अलक बाबा, अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग के अंदर मिलती है, मिलन होता है इनका, और यहां से फिर जो नदी आगे बढ़ती है दोनों को मिलकर वह गंगा कहलाती है। और मैं तो आपको फोटो भी बता रहा हूं साथ में कि ये देख लो, ये तो रही आपके अलकनंदा नदी, ठीक है ना, ये देखो ये अलकनंदा आ रही है यहाँ सतोपंथ से, ठीक है, कहां से आ रही है, सतोपंथ से आ रही है अलकनंदा नदी, और ये आ रही है आपके भागीरथी, गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी। ये देखो गंगोत्री से आ रही है भागीरथी, और ये देख रहे हो यहाँ दोनों नदियां मिल रही है, और यहां से अब ये आगे बढ़ेगी, और ये जो स्थान है साथियों, ये जो स्थान है ये है देवप्रयाग, ठीक है। दो नदियों का मिलान हो गया तो प्रयाग कहलाया, और ये है आपके देव प्रयाग। यहां देव प्रयाग में ये मिलती है, ये देख लो, ये यहाँ पे देव प्रयाग में मिल रही है, और यहां से आगे बढ़ने पर ये गंगा कहलाएगी। अब कोई पूछ ले गंगा का उद्गम कहां से हुआ, तो गंगा का उद्गम जब आपको पता ही नहीं है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है, तब आप क्या बताओगे आगे। वैसे परंपरागत रूप से भागीरथी को ही गंगा माना जाता है, अलकनंदा इसमें मिल जाती है, ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि गंगोत्री से जैसे उद्गम बताया ना, तो ये इसलिए उद्गम बताते हैं, परंपरागत रूप से भागीरथी को ही गंगा माना जाता है, इसलिए गंगोत्री से उद्गम बताते हैं, ठीक है। हकीकत बात क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं जो मिलकर गंगा का निर्माण करती है। दैट्स ऑल, क्लियर है, आगे बढ़े।
जस्ट। चलिए अब देखो, गंगा की कुल लंबाई याद करना इतना अच्छा है, इतना आसान है कि कोई भूल ही नहीं सकता। 25-25 हम यूं याद करो, 2525 तो थोड़ो दोरो याद हुई, ठीक है। होरो याद क्या है, होरो यानी सरल। थान में मारवाड़ी भी हिका दूं, कई जना एड़ा है मारवाड़ी नहीं आवे, मैं मारवाड़ी भी हिका दूं, हाथ आते। यानी कि अच्छी तरीके से याद करना। 25-25 कहते हैं टुकड़ों में बांट कर याद करो, जल्दी याद होगा। बच्चे को, छोटे बच्चों को स्पेलिंग याद करवाते हैं, एरोप्लेन की स्पेलिंग याद नहीं आती तो बांट के देते हैं, AEROPLANE, ऐसे याद कर, याद हो जाएगी और जल्दी याद हो जाती। आप भी टुकड़ों में बांट कर याद करो, आपको भी जल्दी याद होगी। अब ये टुकड़ों में बांट दिया, अब इनको और टुकड़ों में बांटते हैं। अब देखो, ये पहले तो ये देखो कि ये कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो ये उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। पहले है ना, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में बैठती थी, उत्तराखंड में बहती नहीं थी। क्या गुरुजी क्या है, पहले और बाद में? और पहले उत्तराखंड था ही नहीं ना, उत्तर प्रदेश से टूट कर तो उत्तराखंड बना है, ठीक है। तो पहले बाद में छोड़ दो, चलो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहां से फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी जिंदाबाद। चलिए ये हो गई आपके यहां बहती है। अब देखो, उत्तराखंड के अंदर साथियों बहती है 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है 1450 किलोमीटर, बिहार के अंदर बहती है 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में बहती है 520 किलोमीटर, ठीक है। 110, 1450, 445, 520। देखो, अलाहाबाद की क्लास अपलोड की और मैं हाल क्लास शूट ही कर रही हूं। 10 मिनट पहले की अलार्म लगा रखी है ताकि आप, मतलब टीम भूल जाए कि क्लास अपलोड करनी है तो मुझे याद आ जाए, मैं उनको याद दिला दूं वापस। तो ये इतना मतलब कैसे याद रहे, तो इसलिए काफी सारे काम होते हैं। मैं अगर बुक लिखने बैठ जाऊं तो मेरे 6 घंटे निकल जाए, पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अब ये अलार्म बजी और मैं अभी क्लास शूट कर रहा हूँ, आज की क्लास आपको लेट मिलेगी। चलिए 110, 1450, 445, 520, ठीक है। अब देखो बाईं ओर से और दाईं ओर से। साथियों एक तो ये याद रखना है कि बाएं दाएं में कंफ्यूजन है ना, वो ये याद रखना, बाद शब्द याद रखना। जिस तरफ ब लिखा हुआ है बायां है, जिस तरफ द लिखा हुआ है दायां है। नदियों का बायां दायां कैसे याद करें? नदियां जहां से उद्गम हो रहा है उसकी, मतलब जहां जिस तरफ बह रही है उस तरफ अपन को भी मुंह करके सोचना है। अब मेरा बायां और दायां कहां है? तो यहाँ पे जैसे ऐसे बह रही है, मैं ऐसे खड़ा हूं कि नदी इस तरफ जा रही है, तो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब बोर्ड पे आने पे ये उल्टा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको अपने माइंड में इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अब देखो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, इसमें रामगंगा, गोमती। गोमती के किनारे कौन से शहर है आपके? जौनपुर और वो है ना घाघरा, गंडक, शारदा, कोसी, महानंदा, ये दार्जिलिंग से आती है, ठीक है। ये नदियां जो है बाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदी, अब जैसे गंगा इस तरफ ऐसे पढ़ेंगे अपन, दाईं ओर से यानी इस तरफ अपने राजस्थान वाला ये वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। दाईं ओर से मिलने वाली में यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, और जो चंबल है वो चंबल जाके मिलती है, देखो यमुना के अंदर, अपने बनास जाके मिलती थी चंबल के अंदर। देख लो कि नदी गंगा कितनी बड़ी नदी होगी। जब अपन ने चंबल पढ़ी तो अपन को लगा कि यार इतनी बड़ी नदी है कि इसमें तो बनास पढ़ी तो लगा बनास इतनी बड़ी नदी है, बनास जाकर मिली चंबल में। चंबल पढ़ा तो लगा चंबल इतनी बड़ी नदी है, और चंबल जाके मिल रही है यमुना में, और यमुना जाकर मिल रही है गंगा में। तो सोच लो कि गंगा की विशालता कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये साथियों नदियां हैं, और ये आपके बाएं और दाएं। अब प्रश्न देखो यहां से बनते हैं, इसलिए मैंने बाएं दाएं कि बाएं ओर से मिलने वाली निम्न में से कौन सी नहीं है, कौन सी है। टेस्ट सीरीज में भी आपको इस तरीके से प्रश्न काफी सारे मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको उस लेवल का पहले बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको कई सारे प्रश्न ऐसे लगेंगे कि गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो सही है। और सही क्यों है इसका पता आपको अपने लेवल पे लगाना है। कहीं भी पूछने से मतलब नहीं है, थोड़े सी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। गुणवत्ता हमने मेंटेन कर ली है, थोड़ा सा आप अपने आप का स्तर उठाइए, बढ़ाइए, तो सारी चीजें सही लगने लगेगी। दाईं ओर से मिलने वाली यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, ठीक है। और भी है, ऐसा नहीं कि यही है, और भी है, अभी डायग्राम से और समझते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो साथियों, प्रमुख प्रयाग जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब देखना है, यहाँ पे मजा आएगा आपको। ये चीजें है ना बहुत कम मिलती है देखने को, हालांकि अपने गाइड में तो दे रखा है, लेकिन मैं जब देखता हूं बहुत कम जगह देखने को मिलती है। इसको याद करने का तरीका साथियों ये है, इस तरीके से याद करें, ठीक है। ये कोई भी, ये कहीं लिखे हुए नहीं है आपको राम, ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, नान वगैरह, ये सब मेरी उपज है, ठीक है। तो ये डीएबी,
डीएबी से याद करना है। डी से आ गया देवप्रयाग, और देवप्रयाग में किसका मिलन होता है? अलकनंदा और भागीरथी का। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया डी। ठीक है, डीएबी। डीएबी याद कर लिया, डाब याद किया, और आपको ये कैसे आते हैं? इन दोनों का मिलन कहाँ होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। या देवप्रयाग में निम्न से कौन सी नदियों का मिलन होता है? ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी, पिंडार, गंगा, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना। अब पंचप्रयाग है, भूल जाओगे इसलिए फॉर्मूले लगा रखे हैं। ठीक है, फिर याद रखना है, वादा याद रखना है आपको। ठीक है, मेरा वादा याद रखना कि यदि आप मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे, ये वादा रहा। तो वाद, ठीक है, वाद। विष्णु प्रयाग, वी से आ गया विष्णु प्रयाग, ए से आ गया आपके अलकनंदा, और डी से आ गया आपके धौली गंगा। ठीक है, डी से क्या आ गया? धौली गंगा, इनका मिलन होता है। फिर क्या है? राम, यानी आर से आ गया आपके रुद्रप्रयाग, ए से आ गया आपके अलकनंदा, और एम से आ गया आपके मंदाकिनी। ठीक है, यहां पे इसका। फिर है काप या कैप, याद कर लेना। के से आ गया कर्णप्रयाग, ए से आ गया अलकनंदा, और पी से आ गया पिंडार गंगा। ठीक है, फिर है नान, रोटियां खावाने होटल में जाओ जाना, चपाती अपाती थे थोड़ी खाओ, होटल में जान को ठोकरा तो ठोको नहीं। ठीक है, बट वो तंदूरी लाना, अब घरे तो कोई तंदूरी पड़ी कौन है? घरे तो बिल्कुल अपन नॉर्मल रोटी है, बल्कि घी भी नहीं लगाओ तो भी खाला है एक बार। ठीक है, और बट जान का तंदूरी लाना, कि तंदूरी तो साहब को नहीं, अरे यार तंदूरी नहीं है, तंदूरी नहीं तो नान, हाँ साहब नान मिल जाए, तो और नान यूं याद रखना। ठीक है, नान। एन यानी कि नंद प्रयाग, ए यानी अलकनंदा, और एन यानी नंदाकिनी। नाम याद हो गया। अब देखो इसमें एक और तरीका है याद करने का। एक चीज आपने नोट की या नहीं की, एक नदी इसमें कॉमन है। अब देखो, हाँ दिमाग की लाइट लागी कई जना रहा, अच्छा बात ठीक की थे। एक नदी कॉमन है अलकनंदा, तो दूसरी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे भागीरथी है, यहाँ पे धौली गंगा है, यहाँ पे मंदाकिनी है, यहाँ पे पिंडार गंगा है, और यहाँ पे नंदाकिनी है। किसी में भी आगे का अक्षर यदि आपके मिलेगा नहीं तो बी डी एम पी एन इस तरीके से याद रख लेना, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, मैं याद रखने के तरीके आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट याद होती है तो सब बेस्ट है। कई जना क्या गुरु जी ट्रिक नहीं बता दी, हमें इतनी ट्रिक की याद हुई। ट्रिक इसलिए सभी बताई जाती है कि मान लीजिए रामलाल के नदियां कमजोर है, श्यामलाल के अभ्यारण्य कमजोर है, और किसी के कुछ कमजोर है, तो जिसके जो याद नहीं हो रहा है वो उसको काम में ले भाई। हमें तो सभी को, मैं ऐसे तो सिर्फ रामलाल को ध्यान में रख के किताब नहीं लिख सकता हूं, तो सभी चीजों को ध्यान में रखकर सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख के लिखा जाता है। सभी याद करनी सभी को जरूरी नहीं है, जहां पे जिसको जरूरत पड़े उसको याद करो, जहां जरूरत ही नहीं है तो उसको छोड़ दो, डायरेक्ट याद हो रहा है तो सबसे बेस्ट है ये है। ठीक है, सीधी बात है। हम थे माते ले लो तब से बिन कोई इलाज है कौन। ठीक है, तो ये है साथियों, और ये क्या किस नाम से जाने जाते हैं? ये पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब गंगा से संबंधित और जो है थोड़ी सी जानकारी देखो। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल साथियों बद्रीनाथ आप सभी जानते हो, कितना पवित्र तीर्थ स्थल है, अलकनंदा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? अलकनंदा के किनारे है। गंगा का जो अफवाह है साथियों, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। देखो मैया कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, तो पवित्रता आप समझ सकते हो। 2008 में साथियों इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया। गंगे डॉल्फिन जो है, जलीय जीव है ना, वो भी पाया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अपन आगे। अब इस डायग्राम से आपको काफी सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है साथियों, इस डायग्राम से दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बाईं तरफ से कौन सी मिल रही है, दाईं तरफ से कौन सी मिल रही है। ठीक है, एक कौन सी नदी कहां मिल रही है ये भी याद हो जाएगा, और एक क्रम याद हो जाएगा किसके बाद कौन सी मिल रही है, और इसी को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब देखो, सबसे पहले अपने ये गंगोत्री से उद्गम हो गई है अपने भागीरथी नदी, अभी पढ़ा था अपने गंगोत्री से, और ये सतोपंथ से उद्गम हो गई है अलकनंदा नदी। ठीक है, अब ये दोनों नदियां जो है यहाँ ये देवप्रयाग में आकर गंगा नदी बन जाती है, और ये गंगा फिर यहां से आगे चलती है।
ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ गई। अब इसमें बीच में देखो भागीरथी के अंदर भील गंगा नाम से एक नदी भी मिलती है। यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर इस पर टिहरी बांध भी बना हुआ है, जिससे टिहरी बांध को बनाने के लिए जब पेड़ काटे गए तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ विरोध किया गया था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा का भी संबंध रहा टिहरी बांध से, है ना। तो ये टिहरी बांध बना हुआ है। अब देखो ये राम रुद्रप्रयाग, ये RAM, ठीक है। तो ये मंदाकिनी नदी और ये अलकनंदा नदी, ये ऐसे कैसे ये आपके आ गया पिनार गंगा मिल रही है, ये नंदाकिनी मिल रही है, ये धौली गंगा मिल रही है। वही चीज जो अपन पढ़कर आए हैं वही चीज यहाँ पे समझनी है। मतलब इस डायग्राम से आपके इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको बनाना सीख लेना, बार बार प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रिंट ले लेना। ऐसा करूंगा मैं कि मैं ना ये जो भी लिख रहा हूं वो मिटा कर आपको सीधी सीधी चीज दे दूंगा, ठीक है। आज की स्लाइड की जो है ये लिखी हुई नहीं दूंगा, सीधी बनी हुई दे दूंगा। तो आप इसकी मतलब प्रिंट लेके भी आप अच्छी तरीके से रख सकते हो। हालांकि अपनी क्लास की जो स्लाइड होती है ना, उस स्लाइड को कई जगह मतलब शेयर कर रहे हैं विद्यार्थी, मैं मना नहीं करता हूं किसी को भी। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो नोट्स वगैरह शेयर करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो वहां से भी पता कई लोगों ने भेजा कि सर आपकी स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब मैंने पढ़ाने के लिए शुरू किया है, यदि कोई शेयर कर रहा है तो किसी न किसी के पास पहुंचेगी तो पढ़ेगा ही। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ही आपको सीधा पढ़ना। आप मेन हमेशा का है अंतिम लक्ष्य सिलेक्शन है, कैसे भी पढ़ लो, पढ़ लेना। मुझसे नहीं पढ़ते हो किसी और से पढ़ लो, पढ़ लेना। किसी और से नहीं पढ़ते हो पुस्तकों से पढ़ो, पढ़ लेना। पुस्तकों से नहीं पढ़ते हो दिल से पढ़ो, पढ़ लेना। अंतिम सिलेक्शन लेना अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। फिर बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। ये है साथियों, अब धौली गंगा, ये नंदाकिनी, ये आ गई। अब यहाँ पे है ना इसके बाद में इसके अंदर राम गंगा मिलती है, जो कन्नौज के अंदर मिलती है, ठीक है। यहां से राम गंगा मिली, लेकिन अब यहाँ पे ये बड़ी नदी एक जो इसके अंदर आके मिलती है यमुना, यमुनोत्री से निकलती है साथियों। इसके यमुना के अंदर यहाँ पे एक टॉन्स नदी आकर मिलती है, यहाँ पे हिंडन नदी मिलती है, ठीक है। और हिंडन नदी, और यहाँ पे ये देखो चंबल नदी मिल रही है, जो चंबल अपन ने पूरा पढ़ा है। इस चंबल की भी देखो सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, खारी, मेज वगैरह ये, ठीक है। तो ये अपने चंबल जो है महू से आने वाली चंबल नदी मिल गई। सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है, कैन मिलती है, और कैन की ही सहायक नदी दशान है। अब जितना भी अंदर प्रश्न आपको ले जाए, आपके प्रश्न मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये यमुना नदी जो है साथियों प्रयागराज के अंदर आकर मिल जाती है, किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। अब जब गंगा नदी यहां से आगे बढ़ी तो यहाँ पे इसके अंदर गाजीपुर यूपी के अंदर गोमती नदी मिलती है, और बिहार के अंदर चौसा नदी मिलती है। अब इतिहास के अंदर चौसा का युद्ध वगैरह बहुत है, आपको याद होगा, हुमायूं से संबंधित, ठीक है। नहीं अगर हिस्ट्री वाले तो उनको तो अच्छी तरीके से याद होगा। यहाँ पे साथियों जो है शारदा नदी आकर मिलती, शारदा है ना घाघरा की सहायक है, और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये शारदा नदी घाघरा में मिलती है, और घाघरा नदी आकर छपरा बिहार के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। शारदा घाघरा की सहायक है, ठीक है ना, शारदा घाघरा की सहायक है। इसके अलावा शारदा जो है वैसे नेपाल से आती है, ठीक है, और नेपाल में इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, काली नदी। काली गंगा अलग है और काली नदी अलग है, ठीक है। यहाँ पे गंडक नदी ये भी नेपाल से आती है, और सोनपुर के अंदर आकर ये कहा मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये कर्मनासा नदी, जिसे पार करवाने के लिए निजाम बिस्ती ने हुमायूं को पार करवाई थी, और हुमायूं ने एक दिन का उसे बादशाह बनाया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे उसने। कर्मनासा नदी है, ठीक है। यहाँ पे ये सोन नदी है जो पटना के अंदर मिलती है, पुनपुन नदी है जो फतुहा के अंदर मिलती है। और इस तरीके से आपको ये देखो क्रम भी याद हो जाएगा आपको, और इसके अलावा आपको सहायक नदियां भी याद हो जाएगी इस डायग्राम के माध्यम से। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा इसमें ऐसा नहीं है कि यही नदियां मिल रही है, इसके अलावा इसमें कोसी नदी मिलती है, ठीक है ना। और कोसी नदी भी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक तो सून कोसी और एक तुमुन कोसी, ठीक है। कोसी नदी जो है साथियों सून कोसी प्लस तुमुन कोसी, जो बिहार का शोक है वो, ये तुमुन कोसी, ठीक है, तुमुर कोसी भी कहते हैं इसे। ये दोनों मिलकर है ना जो सप्तकोसी बनती है। क्या बनती है, सप्तकोसी। और ये सप्तकोसी आकर गंगा में मिलती है, और यही बिहार का शोक है, ठीक है। छोटा नागपुर से आने वाली दामोदर नदी भी मिलती है इसके अंदर।
दार्जिलिंग से आने वाली महानंदा नदी भी मिलती है इसके अंदर, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। हुगली और दामोदर, जो वास्तविक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण, वैसे कहते हैं गंगा नदी करती है, वास्तविक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुगली और दामोदर नदी करती है, ठीक है ना, सबसे बड़ा डेल्टा है वो। चलिए अगली स्लाइड पे बताता हूं आपको एक और डायग्राम, कुछ और चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं थे को कि गुरुजी वे नदियां बताई कौन, सब बताऊं, ठीक है। यहाँ पे कोसी वगैरह ये भी बताऊंगा आपको। फरक्का बांध बना हुआ है गंगा नदी पे, ठीक है ना। ये देखो, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये चंबल नदी, वैसे ये बंदरपूंछ इलाका है, जो यमुनोत्री जो है ना वो बंदरपूंछ इलाके से आती है। ये आ गई आपके चंबल नदी, ठीक है। चलिए अब दो डायग्राम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी वाले का इसमें शामिल नहीं किया है, इसमें आपके और दूसरी, जैसे ये आ गई आपके, अब ये सोन नदी आ गई, सोन नदी उस पिछले वाले डायग्राम में नहीं थी, है ना, सोन नदी आ गई। इसके अलावा दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से आती है, ठीक है। ये कोसी नदी है जो तुमुन कोसी और सोन कोसी से मिलकर सप्त कोसी बनी, वो है, ठीक है। गंडक नदी आ गई, ये जो है बांग्लादेश के अंदर जाने के बाद में गंगा नदी पद्मा कहलाती है, और कुछ दूरी पर और आगे जाने के बाद मेघना कहलाती है, और बाद में ब्रह्मपुत्र भी इसके अंदर मिल जाती है नदी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसके अंदर मिल रही है। यही डायग्राम यहाँ पे भी ऊपर लिया गया है, ये हुगली नदी, और यहाँ पे बना हुआ है फरक्का बांध, ठीक है ना। ये प्रयागराज वगैरह ये देख लेना आप, मैं शेयर करूंगा इसके हिसाब से, ठीक है। काफी सारी चीजें आपकी गंगा नदी के हिसाब से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न देख लेना पिछले कहां से बने हैं, बस यही इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो कुछ सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां भी अलग से अपन पढ़ लेते हैं। कुछ प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है, सभी नहीं पढ़ा रहा हूं। उद्गम यमुना नदी, सबसे पहले यमुनोत्री यूके से, ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड। लंबाई जो है इसकी साथियों 1376 किलोमीटर है। प्रयाग में यह गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। इसके किनारे दिल्ली और आगरा शहर बने हुए। यूं पूछ ले ताजमहल किन नदी के किनारे है, तो यमुना नदी, ठीक है। तो दिल्ली और आगरा इसके किनारे बसे हुए हैं। अब इसकी यमुना की सहायक नदियां देखो साथियों, दाईं ओर से मिलने वाली में आपके चंबल, बेतवा, केन, गंभीर, बाणगंगा ये आ गई। बाईं ओर से मिलने वाली में आ जाती है आपके हिंडन, टोंस, रिहंद, वरुणा आदि नदियां। ये सारी नदियां यमुना की सहायक और यमुना फिर गंगा की सहायक। फिर आते हैं अपन नंबर 2 कोसी नदी पे। उद्गम अरुणा एवरेस्ट या गोसाई पर्वत, गोसाई पर्वत भी कहते हैं इसको, ठीक है, गोसाईनाथ पर्वत। लंबाई 729 किलोमीटर। बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। सोन कोसी और तुमुन कोसी मिलकर सप्त कोसी बनती है, और ये सप्त कोसी ही कोसी के नाम से जानी जाती है, जो गंगा नदी में मिलती है। नंबर 3 लेते हैं रामगंगा, जो कुमायूं की पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं घाघरा नदी, ठीक है साथियों। मापा चाऊ हिमनद या मापा तुंग हिमनद भी कहते हैं, मापा चाऊ हिमनद से निकलती है, 1080 किलोमीटर बहती है, और यूपी में गंगा के अंदर मिल जाती है, ठीक है। शारदा नदी उद्गम मिलान हिमनद से निकलती है और घाघरा नदी में मिलती है, ठीक है। और नेपाल में इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर देखो आगे बेतवा नदी रायसेन एमपी से निकलती है, 480 किलोमीटर लंबी है, और इस पर यूपी में माता टीला परियोजना भी चलती है झांसी के अंदर। फिर है सोन नदी, ठीक है, उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां एमपी से होता है, 784 किलोमीटर है, और रेत के पीले रंग के कारण यानी सुनहरी रंग के कारण ये सोन भी कहलाती है। और इस तरीके से आपके आज गंगा नदी तंत्र लगभग साथियों पूरा हो गया, लगभग क्या पूरा ही हो गया, गंगा नदी तंत्र पूरा हो गया। सवाल जो आपके बनते हैं वो सारे के सारे कवर हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी यदि बनते तो फिर मैंने कहा ना आपको, जब ये चीजें याद हो जाए तब आपको क्या करना है, अपना दायरा बनाना है। चलिए साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, अब आ जाते हैं अपन क्लास पे। इससे पहले अपन ने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र यानी कि उत्तर भारत की पूरी तरीके से पढ़ ली। अब चूंकि अपन खुद भी उत्तर भारत में रहते हैं, अपना राज्य भी उत्तर भारत में आता है, तो अपने आयोग द्वारा प्रश्न भी ज्यादातर उत्तर भारत से पूछे जाते हैं। तो उत्तर भारत की एक एक नदी को अपन ने एक एक दिन दिया, बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा। वो नदी जो अपवा तंत्र उनका है भी बड़ा। यहाँ की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पुरानी हैं, लेकिन इनका अपवा तंत्र उत्तर भारत के मुकाबले छोटा है, या भी तो छोटी द्रोणियां हैं यहाँ की, ठीक है। तो इसमें अपन आज की एक क्लास में अपन सारी नदियां जो उत्तर भारत की प्रमुख है वो सारी पढ़ लेंगे। जहां से प्रश्न बनते हैं उस पूरे तरीके से अपन पढ़ लेंगे, आपको व्यवस्थित तरीके से
और ये जो स्लाइड जो भी मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, आपको संभाल के रखना। इन नक्शों को मुझे मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ में डालने में, इन नक्शों को जो मैं खुद चाटता हूं, किसी के भरोसे नहीं, लगभग 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में देता हूं इस चीज को कि विद्यार्थियों के पास एकदम परफेक्ट मैप पहुंचना चाहिए। तो इनको संभाल के रखें, इसको मतलब ये बिल्कुल ऐसे हल्के में मत लेना, ये बहुत काम में आने वाली चीज है, आगे भी काम में आने वाली। चाहे आप आरएस तक का एग्जाम दोगे, ये सारी चीज काम में आएगी। साथियों सबसे पहले अपन इनका वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, कि अब प्रायद्वीपीय भारत है ना, देखो प्रायद्वीपीय भारत है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे तो है आपके ए यानी अरब सागर, यहाँ है बी यानी बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदियां तो गिरती है इधर और कुछ गिरती है इधर। अधिकांश नदियां साथियों गिरती है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि यदि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल देखें अपन तो पूर्व की ओर है, अधिकांश उधर गिरती है, लेकिन अपवाद स्वरूप नर्मदा और ताप्ती या तापी नदी कह दो वो गिरती है इधर। यानी कि यहाँ खंबात की खाड़ी है, यहाँ गिरती है, यहाँ कच्छ का रण है। कई लोगों को पता नहीं होता कि खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण क्या है, अरब सागर के ही 2 भाग है, लेकिन जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो इनको अलग भागों में बांट देता। मैं अभी इसका नक्शा भी शामिल किया, वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ से अब कई है ना, यहाँ पे जैसे पश्चिमी घाट है साथियों, पश्चिम घाट आपको बताया था, पश्चिमी और पूर्वी। अब पश्चिमी घाट जो है ना जल विभाजन का कार्य करता है। किसका? जल विभाजन। जल विभाजन कैसे? कि जब नदियां जो है उद्गमित होकर कुछ तो जाती है बंगाल की खाड़ी में और कुछ जाती है अरब सागर में, तो वो जल विभाजन है। अब यहां से उद्गमित होकर नदियां इतना क्रॉस करके यहां भी जाती है, और भ्रंश घाटियों का सहारा लेकर नर्मदा और ताप्ती यहां भी आती है, ठीक है। ये चीजें जो है समझने वाली है, लिखी हुई आपको सब जगह मिलेगी। मैं कोई बिल्कुल मारवाड़ी में क्या कोई नवादी रूप में पढ़ाऊं, बाकी मिलेगी सब जगह, समझनी है, ठीक है। तो ये है स्थिति जिससे आपको एक बार ये क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन मुख्य चीजों पे आते हैं, ठीक है। अब देखो साथियों, अरब सागर की और अपने बंगाल की खाड़ी की नदियां, ठीक है। अब अरब सागर की जो नदियां उसमें नर्मदा और ताप्ती, प्रायद्वीप की देखे तो मेन है, मुख्य है। फिर आ जाती है आपके माही नदी, लूनी, साबरमती, ये सब राजस्थान के अंदर अपन ने पढ़ी है, ठीक है। पेरियार नदी केरल की महत्वपूर्ण है, सोम, जाखम ये राजस्थान में अपन पढ़ के आए, मांडवी, जुआरी, ये सारी नदी जो है एक भारत पूजा और आती है इसके अंदर, ठीक है। भारत पूजा नदी, भारत पूजा जो है केरल तमिलनाडु की है। पेरियार नदी के बाद में केरल की सबसे बड़ी दूसरी नदी है, ठीक है, भारत पूजा नदी भी। तो इनको याद करने की ये ट्रिक है, अभी देखते हैं अपन। और बंगाल की खाड़ी की नदियां जो है उनमें आपके मुख्यतः प्रश्न बनते हैं ना, तो या तो नर्मदा और ताप्ती में से या फिर इन नदियों में से, ठीक है ना। अब इनमें भी आपके जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो इसमें गोदावरी स्वर्ण रेखा जिसपे हुंडरू जल प्रपात भी है, कृष्णा नदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी आदि, ये ठीक है ना। तो ये नदियां आ जाती है, ये ले जाती है जल किस तरफ, जिस तरफ इनको लिखा है इसी तरफ ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ये जिस तरफ इनको लिखा है इसी तरफ ले जाएगी अरब सागर की तरफ, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो यहां से बनेगा वो आपको यहीं से क्लियर करना है कि कौन से अफवाह की है नदी, ठीक है, अरब सागर अफवाह की है या बंगाल की खाड़ी की। सामान्य प्रश्न बनेगा तो यहां से हो जाएगा, आपके डिटेल में भी बनेगा, डीप भी बनेगा, तो भी मैं आपको गलत नहीं होगा इस तरीके से बता दूंगा। अब साथियों यहां पे आ गई है अपनी ट्रेडमार्क जो है ट्रिक, ठीक है, जिसे डायरेक्ट याद हो जाती है, उसे ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जिसे याद नहीं होती वो इसे दिन में 2 बार पानी के साथ, दूध के साथ, जैसे भी मर्जी पड़े ले लेना, ठीक है, याद हो जाएगी। चलिए अब आते हैं अपन अरब सागरीय ये नदी की ये ट्रिक है ना, ये सर साथियों सार्वभौमिक ट्रिक है, सब जगह मिलती है और बहुत अच्छी ट्रिक है, इसलिए मैंने भी इसको ही शामिल किया है और यही बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। सालू की माँ भानुमती सोजा, बहुत आसान है। सालू की माँ भानुमती, सालू की माँ का नाम है भानुमती, सालू की माँ भानुमती सोजा। एक परेश रावल की पिक्चर थी, नाम मुझे याद नहीं है पिक्चर का, लेकिन डायलॉग जरूर याद है। अब आगे क्या होगा देखेंगे सालू के प्रेम के अगले एपिसोड में, इस तरीके से वो बीच बीच में डायलॉग बोलता है, तो ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको सालू याद रखनी है कि सालू की माँ भानुमती सोजा, ठीक है, सालू की माँ। अब सालू की माँ से क्या आएगा कि यहां आ जाएगी साबरमती, साबरमती, ठीक है ना। यहां आ जाएगी लूणी, लूणी जाएगी कच्छ के रण में, ठीक है, और साबरमती और माई खंबात की खाड़ी में।
ठीक, साबरमती, लूनी। और यहां पे आ जाएगी साथियों आपकी क से आ जाएगी आपकी नहीं ये साइलेंट है, ये क है ना, ये साइलेंट है। यहां से आएगी साथियों आपके माही नदी, ठीक है, माही नदी। यहां से आएगी साथियों भारत पूजा, भारत पूजा नदी, ठीक है, जिसे नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत पूजा नदी जिसे नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहां से आएगी साथियों आपके नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। यहां से आएगी ये वाली अपने मांडवी नदी, ठीक है, मांडवी नदी। यहां से आएगी साथियों आपकी ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी। यहां से आ जाएगी सोम, और यहां से आ जाएगी जाखम। अब माई सोम जाखम की तो त्रिवेणी है। तो ये इस तरीके से आपको सालू की मां भानुमति सुजा, ये अगर पूछते हैं तो आपके ट्रिक से मतलब बिल्कुल मिक्स नहीं होगा कि ये बंगाल की खाड़ी की अफवाह की है या ये आपके अरब सागरीय अफवाह की है, ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ, चिंता न करें। अब देखो यहाँ पे आपको नक्शे से भी काफी चीजें समझ में आ जाएगी और आपके वैसे भी समझ में आ जाएगी ट्रिक के माध्यम से भी, ठीक है। अब आ जाते हैं साथियों अपन बंगाल की खाड़ी के अफवाह पर। बंगाल की खाड़ी की अफवाह की ट्रिक है साथियों, मां पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी। भावुक करने वाली ट्रिक है, मां पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी। याद हो जाएगी ना, कहीं कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई मतलब ऐसी थोड़ी है कि याद नहीं हो। मां पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी, बस इतना से तो याद करना है। अब देखो मां से ले लेनी है आपको महानदी। दुनिया में जो महान किरदार है वो मां ही है सबसे, ठीक है ना। पापा की जगह पा से ले लेना है आपको पेन्नार नदी, ठीक है, पेन्नार नदी। फिर ये वापस साइलेंट है आपके, यहां गोद से ले लेनी है गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी सबसे प्राचीन नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी। फिर आ जाएगी यहां पे आपके रेखा से स्वर्ण रेखा नदी, क्या आ जाएगी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। फिर इस की से आ जाएगी आपके कावेरी, क यानी कावेरी नदी, ठीक है। ये क यानी ये क यानी आपके कृष्णा नदी, कौन सी, कृष्णा। ये ब यानी कि यहां पे आ जाएगी आपके ब्राह्मणी नदी, ब्रह्माणी या ब्राह्मणी नदी, ठीक है। और ये विदई यानी कि व से आपके आ जाएगी वेगई नदी, ठीक है, वेगई नदी। इस तरीके से आपको साथियों याद कर लेना है। अब देखो ये नदियां जो है मैं इनको इसमें डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, लगभग 8 नदियां आपको बताइए जो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब इसमें से ऐसा है दोनों याद नहीं होना ट्रिक, तो एक याद कर लेना तो दूसरी में आपको पता चल जाएगा कि ये बंगाल की खाड़ी की है। एक वो सालू की माँ वाली इजी है, ज्यादा है, वो याद कर लेना, दोनों याद हो जाती है तो दोनों ही ठीक है, एक तो नहीं तो याद करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी। अब देखो साथियों एक बार अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के साथ साथ अपने हिमालयी जो नदियां हैं उनको भी एक बार वापस देख लेते हैं। अपन ने सबसे पहले पढ़ी गंगा नदी, ठीक है। तो ये देखो गंगा, गंगा के अंदर मिली यमुना, यमुना के अंदर मिली चंबल, और यहां से ये घाघरा, गंडक, कोसी वगैरह, ये कोसी भी आपको तुमुन कोसी, सुप्त कोसी इस तरीके से बताई थी। और यहाँ पे ये सोन नदी और इस तरीके से जाकर ये मिलती है यहाँ पे जो है इसके अंदर आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जिसके बाद यहाँ बांग्लादेश में इसका गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, और ये बाद में यहाँ सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है चोमा युंगलुंग से यहाँ से निकाली, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना गया है, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ सदिया से प्रवेश करते हुए असम में ब्रह्मपुत्र कहलाई, फिर बाद में यहाँ पे आके ये गंगा में मिली तो पद्मा, पहले जमुना कहलाई, फिर गंगा में मिली तो पद्मा, फिर मेघना, और इस तरीके से यहाँ पे आगे अंदर गिर गई। अब जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपको मैंने पूरा बताया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आगे फिर सिंधु नदी जो है अपन ने पढ़ी, ये कैलाश की श्रेणी से यहाँ से निकलकर सिंधु नदी, और फिर बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला, अब इसमें पंचनद जो है मिठानकोट के अंदर पंचनद मिलती है, तो ये भारत पाकिस्तान के अंदर है। इसमें सिंधु जल समझौता भी हुआ है, 1960 के अंदर हुआ था सिंधु जल समझौता, इसके जल विभाजन को लेकर। और ये सिंधु, ये जो पंचनद और 5 दुआब वाला क्षेत्र का निर्माण करती है, ये कल ही अपन ने पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है ना। ये आगे मुख्य ऊपर के तंत्र एक बार रैपिड रिवीजन हो गया। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसमें साथियों ये देखो आपके यहाँ पे आगे महानदी उड़ीसा के इधर वाली,
ये आ गई। और यहाँ पे ये इनके तट वगैरह आपको मैंने पहले ही बता दिए थे। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी गोदावरी, ये कृष्णा नदी है, यहाँ पे ये नीचे कावेरी नदी है, इन दोनों के बीच में पेन्नार का बेसिन है। यहाँ पे ये नर्मदा और ताप्ती जो है यहाँ खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है, माही और ये भी खंबात की खाड़ी में ले जाती है, माही और साबरमती लूणी ले जाएगी कच्छ के रण में कच्छ के खाड़ी में यहाँ पे ले जाएगी ये अपने जल। और बाकी जो है यहाँ से निकलते हुए ज्यादातर नदियां प्रायद्वीप की इस तरीके से यहाँ इस तरफ जाती है। ठीक है, तो अब इनको अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं एक एक नदी को। ठीक है ना, ये तो शुरुआत है, एक मतलब रफ। अब इसको मैं यहाँ से ये जो इस पे नक्शे पे कारीगरी की है उसको हटा देता हूं, ताकि नक्शा आपको जब मैं दूंगा तो एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाओ। अब ये पूर्वी घाट की चोटी, महेंद्रगिरी, अन्नई मुड़ी वगैरह सब दे रखी है, जो मैं आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो वो वापस पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट सब कुछ हो चुका है। जो नए विद्यार्थी है वो देख लेना पुरानी क्लासेस। हाँ, अब किसी को मतलब ये चीज मानसिकता हो कि नहीं कोचिंग करने से ही अच्छी तैयारी होती तो कर सकते हैं, मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूं। लेकिन जो विद्यार्थी नियमित पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, उनके कई सारे पेड कोर्स लिए हुए, ऐसे कैसे पढ़े, खोलते ही नहीं है उसे, क्योंकि उनको गुणवत्ता पता चल रही है कि सिर्फ पैसे लेना ही गुणवत्ता देने का द्योतक नहीं है, गुणवत्ता तो ऐसे भी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये ठीक है, चलिए ये हो गया, ये वाली स्लाइड हो गई। अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पे। यहाँ पे भी साथियों कुछ नदियां हैं, ये वैसे इसलिए शामिल किया है कि आपके पास में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और जैसे अपन अभी नदियां पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको इस नक्शे की बाद में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कहा है कि ये स्लाइड जो भी मैं दे रहा हूं संभाल के रखना, बहुत काम की चीज है, बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां ही है। अभी जो अपन देख के आए वही चीज है इसके अंदर। ये देखो, साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी की सारी मिल रही है आपके खंबात की खाड़ी में यहाँ पे। और ये जो है ब्रंश घाटियों में बहती हुई यहाँ खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। बाकी जैसे गोदावरी वगैरह ये जो है, ये सारी की सारी यहाँ से पूरा ये क्रॉस करके जैसे यहाँ पे, और फिर ये जाकर मिलती है यहाँ। अब ये कृष्णा नदी बेसिन आ गया, ये कावेरी नदी बेसिन आ गया। ठीक है, ये महानदी बेसिन आ गया, ये दामोदर नदी जो जाकर गंगा में ही मिलती है। और इसके यहाँ पे ये स्वर्ण रेखा नदी है जिस पर हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है। और ये बराक नदी है जो सूरमा नदी के नाम से भी जानी गई, ये बाद में जाकर मिलती है कहाँ, गंगा, इसके ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है। इसके बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, और इसके ऊपर जो यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, जो अभी पिछले नक्शे में भी दिख रही थी अपन को। बस इस तरीके से थोड़ा सा ये वेगाई नदी अपन ने ट्रिक में पढ़ी है, वो है ये पेरियार नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है साथियों, जब आपकी मतलब टॉपिक पे बहुत अच्छी मतलब तरीके से पढ़ लोगे ना, तो आपको भी ऐसे सीधी की सीधी याद हो जाएगी, बस कोई नहीं। अब जैसे नक्शा नहीं भी होना सामने, तब भी दिमाग में रहती है कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, कौन सी कहां किस तरीके से बहेगी, ये प्रश्न कहां से आता है। आप लोग भी बस थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आप लोगों के भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये संभाल के रखना, सारी चीजें अच्छी तरीके से देख लेना। अब आते हैं अपन गोदावरी नदी पे। ठीक है, सबसे मुख्य नदी है, तो सबसे पहले अपन इसको ले रहे हैं। ठीक है, गोदावरी नदी उद्गम जो है त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, या तो त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर तो इसलिए कहते हैं कि शिव जी के मंदिर के कारण। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से उद्गम होता है, ये देखो यहां से। ठीक है, त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से उद्गम होता है। उपनाम दक्षिण गंगा, देखो एक तो है दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी के लिए कहेंगे, एक है दक्षिण गंगा सीधा सीधा, तो गोदावरी के लिए। बस प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, ठीक है ना, आप फिर कंफ्यूज होते हो। तो दक्षिण गंगा या वृहद गंगा, वृहद गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ये जो है साथियों दक्षिण भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे बूढ़ी यानी कि सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नदी है, और ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी यही है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको सबसे पहले लिया है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसकी लंबाई में कहीं अलग अलग आंकड़े नहीं मिलते, एक ही मिलता है, तो लंबाई भी महत्वपूर्ण है। 1465 किलोमीटर बहती है। इसका बहाव क्षेत्र देखें साथियों, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। यदि अपन देखें तो और भी राज्यों से नदियां आती है, लेकिन इसका बहाव क्षेत्र अपन देखें तो आपके साथियों महाराष्ट्र से तेलंगाना से फिर ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला एरिया, फिर सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे राजमुंद्री में ये बहुत चौड़ी हो जाती है। और राजमुंद्री में यदि आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि अपना तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत चौड़ी होकर फिर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में
मिल जाती है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बाकी तो ये बहती कैसे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे। पूछते हालांकि कम है, लेकिन सामान्य प्रश्न इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। और सहायक नदी याद रखें, राजमुंद्री में ये सर्वाधिक चौड़ी हो जाती है, लगभग 2500 मीटर तक चौड़ी हो जाती है। ठीक है ना। अब कल एक वो गार्ज बनाने वाला मैंने आपको सिंधु नदी के अंदर बताया था ना, वो गार्ज बनाने वाला यहाँ लिखा हुआ स्लाइड पर अलग था, 5181 था, मैंने 1581 बोल दिया। ऐसी चीजें मैं हाथों हाथ टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। सही, इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम से जुड़ जाया करो। कई जना के गुरुजी मैं तो टेलीग्राम चलावा को नहीं, अरे पया थोड़ी लगे है टेलीग्राम चलाने रो, एक 5 मिनट का काम है, इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाया, ज्वाइन करना है, बस। पैसे थोड़ी लगते हैं टेलीग्राम पे। और भी जैसे बहुत सारी कोचिंग संस्थान है, तो बहुत सारी पीडीएफ वगैरह आपके काम की चीजें टेलीग्राम पे डालती है। तो न सिर्फ गौरव ज्ञान धारा, बल्कि आपको और भी कोई लोग फायदा देते हैं। तो फ्री का चीज है ना, फ्री का माल लूटना है, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ना है। वहां कोई पैसे थोड़ी, फीस थोड़ी है, एंट्री फीस होगी तभी अंदर लोगे, कोई पैया खोचन वाला कौन है, जुड़ जाओ, फायदा ही है। ठीक है ना। तो वहां पे आप, मैं तो टेलीग्राम यूज ही कौन कर, अब व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो टेलीग्राम में क्या, व्हाट्सएप से बेहतर जो है परफॉर्मेंस दे रहा है टेलीग्राम। ठीक है ना। ये तो एक तो हवा है व्हाट्सएप का सभी के पास में, इसलिए व्हाट्सएप यूज करते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे ग्रुप आपके 256 से ज्यादा नहीं बनता है, टेलीग्राम पे 50 हजार के ग्रुप बन जाते। ये फायदे हैं। तो ये है साथियों। अब इसकी सहायक नदियों में पेन गंगा, वैन गंगा, क्यों इसको भी देखो क्या, बृहद गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से, तो पेन गंगा, वैन गंगा, प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा या मंजरा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता वैसे पेन गंगा, वैन गंगा और प्रवरा इनकी, वर्धा इनकी शामिल है, उसी को कहा जाता है। इंद्रावती नदी, मनेर नदी, शबरी नदी, ये सब इसकी सहायक है। अब देखो ये मनेर नदी है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्धा, ठीक है, वर्धा वैसे कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, आपको पता ही है वर्धा। ये वैन गंगा, इंद्रावती, ठीक है, सबरी नदी, ये देखो ये मंजीरा या मंजरा नदी, और ये जो गहरी आपको दिख रही है ये है गोदावरी नदी। और यहाँ पे राजमुंद्री में जाकर ये सर्वाधिक चौड़ी हो जाती है और उसके बाद में गिर जाती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये है आपके गोदावरी नदी। मुख्यतः प्रश्न बनते हैं आपके उपनाम, और ये बाकी जो सामान्य चीज जो बताइए सामान्य ही है, इसके अंदर ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कई जने मतलब लोड बहुत लेते हैं, मैं तो कहता हूं पढ़ाई तो है ना, लोड लेके करनी नहीं चाहिए। पढ़ाई करो बिल्कुल आराम से, इजी वे में, जितना लोड लोगे उतना याद नहीं होगा, सीधी सी बात तो यही है। तो लोड मत लो, लोड लेने का नहीं, लोड देने का। ठीक है। कृष्णा नदी 1402 किलोमीटर है, उद्गम है साथियों इसका महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की पहली कौन सी है, गोदावरी सबसे बड़ी है, ये दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, इसका बहाव क्षेत्र साथियों देखो ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। अब क्योंकि सारी नदियां आप देखोगे तो यहाँ पश्चिम से उद्गमित होकर पूर्व की ओर बह रही है, एक नर्मदा और ताप्ती अपवाद स्वरूप इस तरफ आएगी, वो भी भ्रंश घाटियों के कारण अंदर से प्रवाहित होकर आ जाती है। इसलिए बहाव क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इस तरीके से, और आंध्र प्रदेश के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है ना। तो सहायक नदियां इनकी देखें साथियों, तो कोयना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, यानी कि प्रभा वाली दोनों याद रखनी है। देखो कृष्णा है ना, कोई लड़की है उसकी फ्रेंड है प्रभा, तो ये घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है। और देखो भीमा, ये भी ऐसा ही नाम है, मूसी ये भी ऐसा ही नाम है, तुंगभद्रा, ये सब याद रखने हैं। ठीक है ना। अब हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ठीक है, भीमा परियोजना, बहुत आप नदी आदि परियोजना पढ़ते हो तो महाराष्ट्र के अंदर इसे पढ़ते भी हो, दूध गंगा, वरना आदि ये। ठीक है, तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसके जल हेतु, यानी कि जल का उपयोग कौन करेगा, ये विवाद बहुत चलते हैं। जैसे सिंधु जल समझौता भी हुआ ना भारत पाकिस्तान के बीच में, वो वैसे का वैसे यहाँ राज्यों के बीच में। तो इसके जल हेतु महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में विवाद रहा। ठीक है, फिर कृष्णा जल आयोग बनाया गया 1969 में। उसके बाद में इसके बंटवारा, जो जल का भी बंटवारा होता है कि कौन कितना उपयोग करेगा, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कावेरी नदी, इसी के साथ में साथियों लेते हैं अपन कावेरी नदी। छोटा छोटा मतलब इतना आप लोड नहीं लेना है, प्रश्न पुराने पेपर उठा के देखो, वहां से बनते हैं प्रश्न, यहीं से बनते हैं। ठीक है, 800 किलोमीटर है। अब इसमें देखो इसका उद्गम
कूर्ग कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कूर्ग कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उपनाम दक्षिण भारत की गंगा, अभी गोदावरी में दक्षिण गंगा पढ़ा था, यहां पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदी है, सदैव बहती है। वैसे प्रायद्वीपीय नदियां जो अपन हिमालय और वो अंतर पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था कि हिमालयी नदियां जो है वो सदा नीरा है और ये वर्षा पर आधारित है, लेकिन उनमें आपकी ये जो कावेरी नदी है ये सदा नीरा नदी है, हमेशा बहने वाली नदी है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां देखो साथियों, हेमावती, लोकापावनी, हैरांगी, शिमसा, अर्कावती, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, जिसमें से भवानी और अमरावती महत्वपूर्ण है आपके। वैसे मैं यहाँ पे नदियों की, सहायक नदियों की ट्रिक इसलिए नहीं दे रहा हूँ, राजस्थान वाले में दी थी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कम, ठीक है ना, इनकी सामान्य जानकारी से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, इसलिए ट्रिक नहीं दे रहा हूँ। जितनी याद हो जाती है इजी वे में आसानी से, उतनी याद कर लेना, बाकी लोड मत लेना, ठीक है। ठीक, चलिए। कर्नाटक में साथियों इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है, और ये नदी ऐसी है जो मतलब 3 नदियों द्वीपों का भी निर्माण करती है। नदी शहर है जिसमें आपके ये शिव समुद्रम, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम, ये 3 इनको भी बनाती है, ठीक है। कावेरी और कृष्णा के बीच में साथियों पेन्नार का बेसिन है, ठीक है, पेन्नार का। चलिए चित्र बताऊं थान, ठीक है, चित्रों के याद हो रहे, ये है साथियों आपके कृष्णा नदी का बेसिन, ठीक है। कौन सी नदी? कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी साथियों आप इसमें देख पा रहे हो, तो यहां से उद्गमित होकर, ये कृष्णा है, यहां से उद्गमित होकर महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से फिर ये आ जाती है कर्नाटक, कर्नाटक से फिर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो ये भीमा नदी आकर मिलती है, भीमा इसकी सहायक है, ये सारी की सारी आपके इसकी सहायक नदियां दे रखी है, ठीक है। ये विजयवाड़ा जहां पे बसा हुआ है ये, और इस तरीके से यहाँ पे यदि देखोगे तो कृष्णा नदी का बेसिन भारत का बता रखा है, भारत के अंदर ये यहाँ पे पूरा क्षेत्र जो है वो कृष्णा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। यानी कि यहां से दूरी तय करते हुए ये यहाँ बे ऑफ बंगाल में इस तरीके से बहती है। ऐसे का ऐसे आपको ध्यान रखना है अपने कावेरी नदी का, ठीक है ना। तो कावेरी नदी के भी यही तरीका, कावेरी नदी भी ये यहीं से देखो, यहां से बहते हुए और ये यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कावेरी की ये भवानी और अमरावती, ये देखो अमरावती और भवानी मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी सहायक नदियों में इंपोर्टेंट है। बाकी जो आपको सामान्य तथ्य बताए हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कावेरी और इसके। अच्छा, कावेरी से रिलेटेड और भी तथ्य है वो देख लेते हैं पहले। एक तो कावेरी जल विवाद, ये तो है आपके शिव समुद्रम, ठीक है ना। कावेरी जल विवाद किस चीज के मध्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के बीच में जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जब कृष्णा आयोग बिठाया, और कृष्णा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जल तमिलनाडु को देना निश्चित किया गया। सर्वाधिक जल का फायदा तमिलनाडु को। तो ये है सामान्य जानकारी, थोड़ी सी ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कि यह 3 नदी द्वीपों का निर्माण करती है। एक तो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिव समुद्रम, ठीक है, ये 3 नदी द्वीप, और ये जो है जलप्रपात ये शिव समुद्रम जलप्रपात ही है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है ना, ये शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। चलिए कावेरी नदी पढ़ ली, सारी की सारी बस। इतनी ज्यादा आप जैसे पढ़ने बैठते हो कि सर याद नहीं होती, याद क्या करना है क्या नहीं करना है वो ही पता नहीं चलता है, इसलिए याद नहीं होती। तो अपन ये भी देख रहे हैं, साथ में नक्शे से भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से कैसे बह रही है नदियां। अंतिम नक्शा और बताऊंगा आपको, उससे और भी बढ़िया क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें, ठीक है। महानदी, महानदी साथियों 851 किलोमीटर बहती है। बहती कहां है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो सिहावा छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, उड़ीसा में बहते हुए पारादीप, ठीक है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहां से ये उद्गमित होकर पारादीप के पास में, यहाँ छत्तीसगढ़ से उद्गमित होकर पारादीप के पास यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना, कटक इसके किनारे ही है। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इस पर भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध बना हुआ है, और हीराकुंड बांध साथियों कहां बना हुआ है? उड़ीसा के अंदर बना हुआ है, और लगभग ये 4800 मीटर लंबा है, ठीक है,
लगभग 4800 मीटर लंबा है। सहायक नदियां इसकी शिवनाथ, हसदो, ईव, जोंकिंग। बहुत कम प्रश्न बनते नहीं है लगभग। महानदी की सहायक नदियों से प्रश्न नहीं बनते। ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, ठीक है। और ये कटक वगैरह ये आपके थोड़ा सा याद रखना है। संबल और कटक, संबलपुर और कटक ये इसके महानदी के किनारे हैं, दो शहर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थोड़े से याद रख लेना। अब आ जाते हैं साथियों अपन नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब नर्मदा और ताप्ती ये अभी तक पढ़ी वो तो थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं नर्मदा और ताप्ती, ये है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले साथियों बता दूं आपको, इस चित्र पे ध्यान देना, एक तो होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख, ठीक है। तो बार बार आता है ये शब्द पढ़ने को कि एस्चुरी का निर्माण करती है और कुछ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा वगैरह ये डेल्टा का निर्माण कर रही है, बंगाल की खाड़ी की अधिकांश। ये इस तरफ जो है नर्मदा ताप्ती वगैरह ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी क्या है, सिंपल सी भाषा में समझना कि जब नदी आ रही है और नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल रहा है, ठीक है, समुद्र है वही है, नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल रहा है तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि नदी जो है बहुत सारी धाराओं में विभक्त होकर समुद्र के अंदर मिल जाती है तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। जब समुद्र का पानी आगे आकर नदी के अंदर मिलता है तो वो एस्चुरी का निर्माण होता है, उसे एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है, ठीक है। अब ये अच्छा, ये यहाँ पे तो चलिए मैं आपको इस स्लाइड पे लेके जाता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपको व्यवस्थित पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे ये तो है डेल्टा, ठीक है, ये तो है आपके डेल्टा का निर्माण, ठीक है। ये तो है, देखो यहां से नदी आ रही है और बहुत सारी धाराओं में विभक्त होकर ये समुद्र के अंदर मिल रही है यहां से, ठीक है, बहुत सारी धाराओं में बटकर समुद्र के अंदर मिल रही है, यानी कि ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है एस्चुरी के अंदर कि समुद्र का पानी आगे होकर नदी में मिलने जा रहा है। देखो नदी वहां से आएगी लेकिन समुद्र का पानी आगे होकर नदी में मिलने जा रहा है तो ये ज्वार नदमुख है, यानी कि ये एस्चुरी है। इससे बढ़िया आपको नहीं समझ में आ सकता है इसमें कि क्या अंतर है, ये सीधा सीधा अंतर है, ये चित्र देख लेना, ठीक है। तो ये अंतर है साथियों इसमें। अब आ जाते हैं अपन वापस इस स्लाइड पे। नर्मदा नदी उद्गम होता है अमरकंटक विंध्याचल एमपी से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से यहां से उद्गम होता है इसका, और जबलपुर में इस पर साथियों धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, धुआंधार, यहाँ बेड़ा घाट के पास में। ये देखो जबलपुर और यहाँ बेड़ा घाट, बेड़ा घाट में है ना, ये संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है और इसी पे धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे बना हुआ है, ये बेड़ा घाट जबलपुर। तो यहाँ अमरकंटक से आगे बढ़ते हुए बेड़ा घाट जबलपुर पे इस पे धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर ही चलती है, ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। अब इस चित्र पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ये भारत का ये वाला नक्शा आपको दिमाग में तो आ रहा है ना, ये गुजरात वाला नक्शा है, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। अब ये जो क्षेत्र है साथियों, ये जो भाग है ये है आपके कच्छ का रण यानी कि कच्छ की खाड़ी, और ये जो क्षेत्र है ये वाला ये है आपके खंबात की खाड़ी। अब कई लोगों को पता नहीं होता ना, है दोनों किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है, लेकिन है किसका, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी, ये दो भाग है यहाँ पे, ये अलग इनको करता है। ये मतलब ये सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है गुजरात का, ये इनको अलग करता है। इधर वाला खंबात की खाड़ी है, ऊपर वाला कच्छ का रण है। समझ में आ जाएगा ना। अब कोई समस्या होनी नहीं चाहिए कि कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी के गुरुजी आज दिन तक ध्यान ही कौन हो, बाकी आज ध्यान पड़ गो तो जब जगे जब सवेरा, आज भी पता चल गया ना, अब आगे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। अब देखो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इसमें बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई ये मध्य प्रदेश से आती है यहाँ महाराष्ट्र। ये थोड़ा सा देखो ये जो बॉर्डर है ये महाराष्ट्र थोड़ा सा यहाँ से, और फिर गुजरात में बहते हुए ये वाला कौन सा क्षेत्र आ गया, ये यहाँ, ये खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में देखो जाती हो तो जानवरों के नाम जैसे है ना, जंगल के जानवरों के नाम होते वैसे नाम वाली सहायक नदियां हैं। देखो हिरण, हथनी, शेर, बंजर, ने बंदर पढ़ लो तो बस की बरनार, दूधी आदि इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की। हिरण, शेर, हाथी, बाती, ये सब देखो कितना आसान है पढ़ना, यदि आसान करना चाहे तो। कठिन करना चाहे तो जाने के 100 किलो बांट मेलियो माता मदार पढ़नो पड़े, याद ही नहीं वही करे कैसे याद करूं। मैंने देखे हैं ऐसे कई विद्यार्थी
कि लोड इतना लेते हैं, याद कुछ भी नहीं होता। आराम से पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, नियमितता होनी जरूरी है, पढ़ाई को एंजॉय करो, बोझ मत समझो। देखो संघर्ष होना जरूरी है, जीत या हार कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन संघर्ष होना जरूरी है कि हम लड़े हैं, हमने प्रयास किया है, तो मन में कभी पछतावा नहीं होगा। पास फेल ये सब चलता रहता है, कोई सफल होगा कोई असफल होगा, जो पार्ट ऑफ एग्जाम, पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। लेकिन संघर्ष करना जरूरी है। अपने प्रयास किए बिना हार जाना बहुत दुखदायी होता है कि हमने प्रयास ही नहीं किया, फिर तो हार निश्चित है। संघर्ष से याद आया, आज महाराणा प्रताप की जयंती है, ठीक है। तो यदि हो सका तो शाम को एक वीडियो अपलोड वाला ही, लाइव नहीं आऊंगा, अपलोड करके आपको महाराणा प्रताप के जीवन से अनछुए कुछ पहलू आपको बताने की कोशिश करूंगा, और परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो एक रैपिड रिवीजन टाइप में अपन क्लास देने की मैं कोशिश करूंगा, जो आपके बहुत फायदेमंद होने वाली है। कोशिश करूंगा, यदि देखो फिक्स नहीं है, समय सेट हो गया तो मैं दे दूंगा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो संघर्ष का परिचय था वो, ठीक है ना, स्वाभिमान का परिचय थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जैसा ना कोई हुआ है ना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी या तापी नदी, ठीक है, 724 किलोमीटर है, उद्गम बैतूल एमपी से। अब वो अमरकंटक की पहाड़ियों से हो रही थी, ये बैतूल एमपी से, ठीक है ना, बैतूल जिले से होती है। मध्य प्रदेश, यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र, इनको एक्सचेंज कर लेना, ठीक है, पहले महाराष्ट्र बाद में गुजरात कर लेना, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके किनारे गुजरात का प्रमुख शहर सूरत बसा हुआ है, ठीक है ना। सूरत कपड़ों के लिए बहुत जाना जाता है, कपड़ों के उद्योग के लिए बहुत जाना जाता है, बड़े बड़े व्यवसायी हैं यहाँ पे, तो सूरत इसके किनारे बसा हुआ है। इसकी सहायक नदियों में ज्यादा याद नहीं रखना, गिरना और अरुणावती याद रख लेना। ये देखो ये तापी नदी है, ये रही आपके तापी नदी, ठीक है, तापी या ताप्ती। ये नर्मदा बह रही है, ये दामोदर नदी है जो गंगा में मिलती है, महानदी है, कृष्णा नदी है, यहाँ पे कावेरी नदी है, ठीक है। यहाँ बीच में इधर पेन्नार का बेसिन है, यहाँ ये सतलज आ गई, सतलज के साथ में सिंधु वाली को आ गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये है आपके डेल्टा, डेल्टा, और ये है आपके एस्चुरी। एस्चुरी और डेल्टा क्या है, आज काफी सारी चीजें मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई होगी दिमाग में, जो नहीं रहती है। अब साथियों ये ध्यान रखना, काफी सारे विद्यार्थी टेक्निकल टीम पे बहुत सारे मैसेज करते हैं अनावश्यक, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ तकनीकी समस्या का जवाब देते हैं, बाकी कुछ नहीं। कुछ बुक्स का करते हैं, कुछ क्लास का करते हैं, कुछ कोई भी करते हैं, ऐसा है। वो सिर्फ तकनीकी समस्या के लिए नंबर दिए हुए, तो तकनीकी समस्या ही देखेंगे। यदि आप अनावश्यक मैसेज करते हो तो बेचारे जिनको वास्तव में ऐप में तकनीकी समस्या आ रही होती है वो प्रभावित होते हैं, उनको लेट जवाब मिलता है, और आपको जवाब वहां से वैसे नहीं मिलना है। तो कई विद्यार्थी उनको मैसेज करते हैं, तो हमें सर से पूछना है तो कैसे पूछे। देखो ऐसा है कि 1.5 लाख से अधिक है आपकी संख्या, और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पूछना है, ठीक है। तो मैं इसीलिए टेलीग्राम के जरिए और वीडियो के जरिए हर वो चीज बताने की कोशिश करता हूं जो विद्यार्थियों का सामान्य प्रश्न होता है। अब कई लोगों के पर्सनल प्रश्न होते हैं, तो देखो उसका कोई इलाज नहीं है साथियों, थोड़ा सा आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यदि आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो दुनिया बड़ी जाली में आपका फायदा उठा लेगी, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर बनो। मैं देखो मतलब मेरे ऊपर भी आप इतने निर्भर नहीं हो सकते। कल की लाइव क्लास में एक जने ने कहा भी था कि 2 दिन तो ऐसे व्यर्थ कर दिए सर ने, या इससे बढ़िया तो पढ़ाना ही शुरू कर दे। तो पढ़ाने को तो देखो क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है, मेरे पढ़ाने के अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। सिर्फ मेरे भरोसे रह जाओगे तो सफल नहीं हो सकते, अपने भरोसे रहना है। किसके? खुद के भरोसे रहना है, खुद को प्रयास करना है, खुद के लिए। कोई प्रयास नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। मैंने तो कहा है कि सिर्फ 5% ही मेरा सहयोग काम आने वाला है, 95% सहयोग सिर्फ और सिर्फ आपका काम आने वाला है। तो खुद की मदद खुद करो। मैं मेरा प्रयास 100% दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, सारी चीजें, जैसे ऑनलाइन मैं वीडियो में बता देता हूं, वही सवाल वहां पूछे जाते हैं, तो या तो आप देखते नहीं हो, स्किप करते हो, ठीक है। तो अब उसमें मेरी तो गलती नहीं है, या मेरी टीम की गलती नहीं है। वो बेचारे सेवा के उद्देश्य से रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के काम करने लगते हैं। मिलना क्या है? 100% में से 20% तो यही कहेंगे कि खुद के हित के लिए कर रहे हैं, खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो भी सुनना पड़ता है। तो इसलिए आपसे मैं
हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सहयोग करें, सपोर्ट करें, आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। अनावश्यक मैसेज वहां बिल्कुल नहीं भेजें, वो जवाब नहीं देंगे, फिर आपको देखो बुरा भी लग सकता है कि सर की कैसी टीम है, हम पूछ रहे हैं जवाब ही नहीं दे रहे। सारी की सारी चीजें टेलीग्राम पर हाथों हाथ बताई जाती है।